साथियों, बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है और अखबारों में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, टेलीविज़न में सुनते रहते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट घटा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, सीआरआर घटा दिया, एसएलआर का कुछ परिवर्तन कर दिया। क्या हम इन बातों को समझते हैं? जबकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसी अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग सिस्टम की, और इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो आरबीआई इस प्रकार से करता रहता है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं और इन सब बातों से प्रभावित भी होते हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रेपो रेट पर चर्चा करेंगे। पुनः क्रय अनुबंध अथवा रिपर्चेज एग्रीमेंट अथवा रेपो, ये नाम है इसका। सरकारी प्रतिभूतियों से लघु अवधि उधार को कहते हैं। सरल शब्दों में हम आपको समझाएं तो रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक क्या करता है? बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को कर्ज देते हैं। तो रेपो रेट अगर कम कर दिया जाएगा तो कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरीके के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बैंकों को कम रेट पर कर्ज मिलेगा तो अपने ग्राहकों को भी वो कम रेट पर कर्ज दे पाएंगे। लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को बढ़े दर पर कर्ज मिलेगा और जब वो अपने ग्राहकों को कर्ज देंगे तो उनकी मजबूरी है, उस पर भी ब्याज का दर बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से भी आरबीआई बैंक से मिलने वाले कर्ज के ब्याज की दर को प्रभावित करता रहता है। अब इसी में आता है रिवर्स, यानी रेपो रेट है लेकिन रिवर्स है, रिवर्स रेपो रेट यानी उल्टा। तो सीधी सी बात है कि रेपो रेट से उल्टा होता है कि बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो बैंक क्या करता है? उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देता है। लेकिन जो रकम रिजर्व बैंक में रखता है, इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देती है। कहने का मतलब यह है कि जब बैंक आरबीआई से पैसा लाते हैं तो उन्हें ब्याज आरबीआई को देना पड़ता है और जब अपना बचा हुआ पैसा आरबीआई में रखते हैं तो बैंकों को ब्याज मिलता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है, यानी जब बैंकों का पैसा अपने पास रखता है तो जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब भी बाजारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? ताकि बैंकों के पास जो ज्यादा नकदी है, जो पड़ी हुई है, वो बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम अतिशीघ्र आरबीआई के पास जमा करा दें। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी, क्योंकि वो आरबीआई में जमा कर देंगे तो वहां से भी उनको ब्याज मिलेगा बैंकों को। अब तीसरा शब्द इस्तेमाल होता है सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो अथवा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहा जाता है। यह नियम क्यों बनाया गया? यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की जरूरत पड़ जाए अचानक, तो बैंक
डिफॉल्ट ना कर सके, यानी बैंक पैसा चुकाने से मना न कर सके। अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होगा और उनके पास कर्ज के रूप में देने के लिए कम रकम बच पाएगी, यानी आम आदमी को कर्ज देने के लिए बैंक के पास पैसा कम होगा। अगर रिजर्व बैंक सीआरआर को घटाता है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और वो ज्यादा पैसा लोन पे बांट पाएंगे। तो इस प्रकार से भी आरबीआई बैंक की पैसे का जो फ्लो है उसको नियंत्रण करता है। अब एक शब्द इस्तेमाल होता है एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसका मतलब यानी हिंदी में अर्थ होता है वैधानिक तरलता अनुपात। ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वो हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। यह नकदी यानी कैश हो सकता है, स्वर्ण भंडार हो सकता है यानी गोल्ड रिजर्व हो सकता है, या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। यह अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना होगा इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक रह चुकी है। यह बता दूं, यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक को बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा 40% तक करने का अधिकार भी है और न्यूनतम 0% तक भी एसएलआर घोषित हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने 1000 रुपए बैंक में जमा किया, अब बैंक को इसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास एसएलआर के रूप में रख देना होगा। मान लिया उस समय एसएलआर 20% है, 20% है, तो उस बैंक को 1000 में से 200 रुपए रिजर्व बैंक के पास निवेश करना होगा, चाहे प्रतिभूतियां हो या स्वर्ण आदि हो। एसएलआर की एक और खासियत यह भी है कि एसएलआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखी गई रकम पर ब्याज भी मिलता है, जो कि सीआरआर के साथ नहीं होता है। यानी सीआरआर जो है उस पर ब्याज नहीं कोई आरबीआई देता है, लेकिन इस पे एसएलआर पे आरबीआई कुछ ब्याज भी देता है। एक शब्द और इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको एमएसएफ भी कहते हैं। एमएसएफ क्या है? एमएसएफ भी बैंकिंग से संबंधित टर्म है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति यानी 2011-2012 में इसे यानी हिंदी में सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ ये शुरू की थी। इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से वर्तमान रेपो रेट से जो आरबीआई का रेपो रेट है उसका जो रेट है उससे 1% अधिक ब्याज दर पर पैसा उठा सकते हैं, यानी पैसा उधार आरबीआई से ले सकते हैं। यद्यपि उधार लेने की टेक्निक रेपो रेट जैसी है, अक्सर अपने जमा और ऋण पोर्टफोलियो में इम्बैलेंस होने के चलते जब कभी ऐसा इम्बैलेंस हो जाए और बैंकों को तरलता की कमी का सामना करना पड़े, बैंकों में अचानक नकदी तरलता की भारी कमी आ जाए, ऐसे वक्त पर एमएसएफ के माध्यम से आरबीआई से धन उधार वो ले सकते हैं। यह लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसे सिर्फ 1 दिन के लिए ही लिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत काफी दिनों के लिए ले लिया गया हो। तो मित्रों, ये कुछ टर्म है, ये आप जानिए समझिए, क्योंकि ये बैंकों में आपकी जमा पर ब्याज को भी प्रभावित करते हैं और यदि आप बैंक से कोई कर्ज लेते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। जो मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, मूल्य की वृद्धि होती वस्तुओं की, वो तब होती है जब मार्केट में लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी कैश की तरलता बढ़ जाती है। ये सब प्रभावित होते हैं इन्हीं सब चीजों से। इनको जानिए, समझिए, बार बार समझिए, क्योंकि ये आपके जीवन का एक अति आवश्यक अंग है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।